आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसमें इसके ना यूनिट्स भी देखेंगे, यानी कि हम इसका वन शॉट करेंगे, नोट्स देखेंगे हम हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। सो इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहला यूनिट है तुम्हारा ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस स्कार्सिटी, ठीक है। सो इसमें तुम्हारे इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्कार्सिटी हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज की होगी ना। कमी किसकी होगी? रिसोर्सेज की होगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी आएगी? रिसोर्सेज की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, जबकि ह्यूमंस को क्या चाहिए? अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए ना। उनकी नीड्स तो कभी खत्म ही नहीं होती है, उन्हें तो बहुत सारा चाहिए, है ना। चाहे कोई से भी रिसोर्सेज, उन्हें हर चीज ज्यादा मात्रा में चाहिए, उन्हें हर चीज ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या इस वजह से क्या होता है? कमी हो जाती है रिसोर्सेज की, है ना। स्कार्सिटी हो जाती है रिसोर्सेज की। सो इसीलिए इसी में हम इस वो तो प्रॉब्लम इसलिए होती है, किस चीज की? स्कार्सिटी की होती है, यानी कि कमी हो जाती है रिसोर्सेज की। सो है तुम्हारा ये टॉपिक, स्कार्सिटी रेफर्स टू द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है तुम्हारा स्कार्सिटी, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड होता है और जबकि ह्यूमन को चाहिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या आता है? तुम्हारा लैंड आता है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, ठीक है। और वांट्स और ह्यूमन की क्या क्या नीड्स है, क्या उन्हें चाहिए? उन्हें खाना चाहिए, उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, है ना। घर चाहिए रहने के लिए, घर बार चाहिए उन्हें, है ना। नौकरी चाहिए, सर्विसेज चाहिए उन्हें, एकदम लग्जूरियस लाइफ चाहिए उन्हें। क्या चाहिए? लग्जूरियस लाइफ चाहिए। तो उन्हें हर चीज अच्छा चाहिए, उन्हें हर चीज अनलिमिटेड चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, हर चीज बेस्ट चाहिए ह्यूमंस को, ठीक है। सो इस वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज की कमी हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस की नीड तो कभी सेटिस्फाइड होती ही नहीं है। Choice. Due to scarcity, individuals, firms and governments must take choices regarding allocation of the resources. So अब इसकी वजह से क्या करना चाहिए? Scarcity choice करनी चाहिए, यानी कि अब देखो, अब रिसोर्सेज की कमी होगी तो उसके लिए तो उससे के रिसोर्सेज आगे खत्म हो जाएंगे, तो आगे, है ना, तो आगे के ना लोगों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वगैरह हो, तो उसके लिए क्या कर, है ना, गवर्नमेंट को एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो उन्हें ना चॉइसेस बनानी पड़ेगी ना, रिसोर्सेज ऑफ, यानी कि रिसोर्सेज को मतलब इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, है ना। रिसोर्सेज को जमा करके रखना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा आगे के जनरेशन्स के लिए, आगे के फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। मतलब प्रेजेंट का को जितना मतलब जरूरत है लोगों को, उतना नीड, मतलब उतना नीड भी वो यूज कर ले और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के भी रख दे, ठीक है। सो इस हिसाब से ही रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, ताकि कमी ना हो, स्कार्सिटी ना हो। कंज्यूमर चूज बिटवीन गुड्स, firms choose what and how much to produce, government choose between public expenditures, है ना। कंज्यूमर चूज करते हैं सामानों के बीच में, firms चूज करते हैं कि कितना सामान बनाना है, गवर्नमेंट चूज करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। यानी कि जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा ट्रेड ऑफ में को इन्वॉल्व करता है। सो इसमें आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन व्हेन अ चॉइस इज मेड। सो ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर है ना, मतलब अल्टरनेटिव फॉर है, जो कि जिससे चॉइसेस बन सकती है। सो ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया, if a student spends time studying economics instead of mathematics। अब यानी कि मान लो कि उसका कल यानी कि इकोनॉमिक्स का, सॉरी, मतलब मैथ का पेपर है वो, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में स्पेंड कर देता टाइम, तो ये क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कैसे कॉस्ट क्या हो गया? इज द बेनिफिट फ्रॉम द स्टडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस है इसका, सेंट्रल कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और ये इंडिविजुअल्स के लिए, फिल्म्स और गवर्नमेंट सबके लिए अप्लाई होता है। सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, यानी किसी का सब टॉपिक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना, PPF। सो ये शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को किसी दो प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है रिसोर्सेज का यूज करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके असम्पशंस क्या होते हैं? रिसोर्सेज फिक्स होता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। और टू गुड्स इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, shape of PPF. So it is usually concave to the origin due to the increasing
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से यूजुअली कॉनकेव होता है ओरिजिन को, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, स्कार्सिटी को इलस्ट्रेट करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करता है, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट पॉइंट को शो करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है ना, आउटवर्ड शिफ्ट शो करता है पीपीएफ की, पीपीएफ, ठीक है। ये सब फुल फॉर्म वगैरह तुम याद रखना इसका क्या है ये सब, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेक्स्ट है तुम्हारे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है कि कैसे, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है गुड सर्विस का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे कंजप्शन करना है, यूज कैसे करना है, कैसे बनाना है, और कैसे है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना गुड्स रिसोर्सेज का, सर्विस वगैरह का, प्रोडक्ट्स का। सो ये इकोनॉमिक सिस्टम सिस्टम होते हैं, यानी कि किस तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसमें टाइप्स होता है तुम्हारे कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, इसमें क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, प्रॉफिट मोटिव वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया जो कि गवर्नमेंट ओनरशिप पे होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। सोशलिस्ट वाला गवर्नमेंट बेस्ड होता है और कैपिटलिस्ट वाला प्राइवेट बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें प्लानिंग करी जाती है, सेंट्रल प्लानिंग, जिसमें सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, तो सोशल है ना वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों आ जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड भी होता है और वो भी होता है, प्राइवेट भी होता है, यानी कि बोल सकते हो कि सेमी गवर्नमेंट होता है। तो यानी कि दोनों होता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी होता है और पब्लिक सेक्टर्स भी होता है मिक्स इकोनॉमी में। सो इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स भी है और पब्लिक सेक्टर्स भी है। अब डिमांड क्या होता है, अब कोई मान लो कि जैसे कि कोई सामान ना, दुकान में कोई सामान बेच रहा है, तो वो ना सेब बेच रहा है और संतरा बेच रहा है, ठीक है। तो अब संतरा की कम डिमांड है, लोगों को सेब चाहिए, लेकिन वो सेब सेब उसका खत्म हो गया, वो सेब बेच ही नहीं रहा, वो सिर्फ संतरा बेच रहा है, तो लोग लेंगे ही नहीं, उसका तो पूरा नुकसान हो जाएगा, उसका टाइम, उसका है ना प्रोडक्ट, सबका नुकसान हो जाएगा, सब खराब हो जाएंगे। सो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो एक दुकानदार हो गया या फिर है ना या फिर बेचने वाला हो गया, तो उससे वही जो मतलब लेना होगा ना, जो कंज्यूमर को चाहिए, जो लेना चाहते हैं, कस्टमर जो लेना चाहते हैं। सो और उसी की क्वांटिटी भी मेंटेन करनी होगी, है ना, कि या फिर है तो कम है तो वो भी नहीं चलेगा, तो क्वांटिटी भी मैटर करती है। सो डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड that consumers are willing and able to buy at a given price and time. लॉ क्या थे डिमांड के लिए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड फॉल्स व्हेन प्राइस अराइज एंड राइज व्हेन प्राइस फॉल्स, यानी कि स्टेट करता है जो अदर जो बहुत थिंग्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और जो क्वांटिटी होती है, जो अच्छी बिक्री होती है, तो क्या होता है, प्राइसेस उसके बढ़ जाते हैं, और जब नहीं बिक्री होती तो कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिए तुम्हें। रीजंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनकम इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है डिमांड की, प्राइस ऑफ द गुड आता है, इनकम ऑफ मतलब कितनी इनकम है कंज्यूमर की, मतलब क्या प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड का, है ना, किसी गुड्स का, किसी मतलब प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, और कंज्यूमर जो खरीद रहा है ना, उसका क्या इनकम है, और है ना, और भी सामान वगैरह का, गुड्स प्रोडक्ट्स का क्या प्राइसेस है, क्या टेस्ट है उसका, क्या प्रेफरेंस, लोगों का क्या प्रेफरेंस है उस है ना उस चीजों को ले, मतलब उस प्रोडक्ट का टेस्ट वगैरह को लेके लोग क्या एक्सपेक्टेशंस है कंज्यूमर के, और कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी मैटर करता है, जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतने ज्यादा सामान बिकेगा, कम हो, यानी कि फायदा होगा ना बेचने वाले को, कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और कम होंगे तो कम पैसा आएगा। शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, डिमांड movement along demand curve due to change in price, shift of demand curve due to change in other factors. So डिमांड कर्व का शिफ्ट कब होता है, जब चेंज आता है अदर फैक्टर्स में, और मूवमेंट कब होता है डिमांड कर्व का, जब चेंज आता है प्राइस में। मार्केट डिमांड क्या होता है, सो ये हॉरिजॉन्टल समीशन होता है मतलब इंडिविजुअल की डिमांड का ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में जितने भी मतलब जितने भी लोग हैं, जो किसी मतलब सामान खरीदने वाले जो कंज्यूमर्स है ना, उनकी क्या डिमांड है, उसका जो हॉरिजॉन्टल समीशन होता है उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। यानी एग्जांपल से समझाती हूँ, मतलब जिस जो मतलब जैसे कि कोई
जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल की एक कि कोई ना जो दुकानदार है वो एप्पल बेच रहा है और सेब बेच रहा है, तो अगर एप्पल की ज्यादा डिमांड है तो क्या हो गया, तो मार्केट डिमांड किसका ज्यादा है, एप्पल का ज्यादा है, तो उसका क्या है, हॉरिजॉन्टल समेशन है। Supply refers to the quantity of a good that producers are willing and able to offer for a sale at a given price and a time, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे और जितना प्राइस पे है ना, पे उस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा सप्लाई हो रहा है, जितनी ज्यादा गुड क्वांटिटी है तो उसको उसका सप्लाई बोलेंगे उस प्रोडक्ट का, तो जितना ज्यादा लोग लेना चाह रहे हैं उस सामान को, और वो क्वांटिटी मतलब वो सामान ज्यादा मात्रा में होगा, उसका सप्लाई ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा लेना चाहेंगे, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या, इसमें क्या सप्लाई का लॉ क्या स्टेट करता है, सो इट्स स्टेट दैट क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी की जो होता है उसका सप्लाई भी ज्यादा होता है, अब प्राइस ज्यादा है तो लोगों को लगे अच्छा है ये सामान, तो वो ज्यादा वगैरह लेना चाहेंगे, तो उसका जो सप्लाई का होगा ना वो बढ़ा दिया जाएगा, है ना, तो ताकि लोग ज्यादा ले, और अगर कम सप्लाई होगा तो प्राइस भी, यानी कि मतलब कम प्राइस होगा तो सप्लाई भी कम होगा। अब प्राइस कम है तो लोग लेंगे ही नहीं, और सब फिर उसका सप्लाई वगैरह भी कम होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सप्लाई में, मतलब किस चीज पर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द गुड प्रोडक्ट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, है ना, क्या प्राइस है प्रोडक्शन का, क्या प्राइस है टेक्नोलॉजी पे, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फिल्म्स पे भी, ठीक है। शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इसमें सप्लाई कर्व में शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट में क्या देखा जाता है, तो इसमें जो मूवमेंट होता है अलोंग द सप्लाई कर्व वो प्राइस चेंज की वजह से होता है, और जो शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व का वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अब मार्केट सप्लाई क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द सप्लाईज ऑफ ऑल फ्रॉम्स, ये तो बता दिया था ना। नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम, सो मार्केट इक्विलिब्रियम का होता है, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी, क्या होता है स्टेबिलिटी, यानी कि मार्केट की स्टेबिलिटी कब होगी, जब जो मार्केट का डिमांड है वो इक्वल हो किसके, मार्केट के सप्लाई से, यानी कि जितना जितना मतलब कंज्यूमर का प्रोडक्ट मतलब जो चाहते हैं प्रोडक्ट उसका जितना डिमांड है, जितना मार्केट में उसका डिमांड है उतना ही उसका सप्लाई रहे, है ना, मार्केट में उसका उस प्रोडक्ट का उतना ही सप्लाई रहे जितना उसका डिमांड है, तो मार्केट की इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा होगा, है ना, डिमांड कम है, और या फिर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम है, तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना, अनइक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक्सेस डिमांड नहीं होनी चाहिए या फिर एक्सेस सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। सो इस पॉइंट के प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि प्राइस एट द इक्विलिब्रियम सप्लाई, है ना, या इक्विलिब्रियम डिमांड इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। एप्लीकेशंस क्या होता है डिमांड और सप्लाई का, प्राइस रेशनिंग, when price adjust freely scarce goods are rationed by the price, जब प्राइस यानी कि मतलब इजीली एडजस्ट हो जाता है, तब जो गुड्स की कमी होती है ना वो भी प्राइस से क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है मतलब वो पूरी हो जाती है। प्राइस फ्लोर क्या होता है, मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जो इक्विलिब्रियम से प्राइस से जो ज्यादा प्राइस होती है ना जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करी गई उसे मिनिमम प्राइस बोलते हैं, सॉरी उसे प्राइस फ्लोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर, यानी कि इक्विलिब्रियम से ज्यादा जो मिनिमम प्राइस फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने उसे बोलते हैं प्राइस फ्लोर, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे तुम ऐसे याद कर सकते हो, क्या होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, प्राइस मिनिमम होता है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा, तो इसे बोलते हैं प्राइस फ्लोर। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, यानी कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो डिफरेंस होता है कि मतलब कितने में कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और और कितना उसका रियल प्राइस है, मतलब जितना बेचने वाले ने रखा है प्राइस, सेलर ने जितना प्राइस रखा है और कितने में कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसका डिफरेंस, जैसे वो बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस।
सो इट फॉर्मूला ये तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। तो जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना, तुम अच्छे से ना एक पेज में बढ़िया से लिख के रख लेना, उसे अच्छे से लर्न करना, तो तुम्हें ना इजीली लर्न हो जाएगा। प्लस ये नोट्स भी तुम ना अच्छे से लर्न कर लोगे ना, तो तुम्हारे सारा चीज है ना कंप्लीट हो जाएगा, सारा कवर अप हो जाएगा। और इसके बाहर तुम्हें ज्यादा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें PYQs भी है और नोट्स भी है, तो ये ना मोर इनफ रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो इसी को तुम अच्छे से लर्न करके चल जाना अच्छे से। और जो पीरियड है ना, और जो क्वेश्चंस होंगे उसे खुद से सॉल्व करके भी देखना, ठीक है। और अगर मान लो तुम नोट्स खरीदना चाहोगे तो तुम ना खरीद सकते हो, और लिंक भी मैंने तुम्हें ना दे ही दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें पिन कमेंट में दिख जाएगा। सो तुम वहां से ना बाय कर सकते हो नोट्स से अफोर्डेबल प्राइसेस में। सो तुम्हारा प्रोड्यूसर सरप्लस का होता है, तो ये डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस एंड मिनिमम प्राइस के बीच का। मतलब जितना कि मतलब जितने प्रोड्यूसर्स यानी कि जो खरीद रहा है वो लेना चाहता है, ठीक है। सो फॉर्मूला है प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है, सो मार्केट प्राइस को माइनस कर देना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। लास्टिसिटी क्या होती है? इसमें आता है तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी को मेजर करता है इनटू डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी कि जितना परसेंट चेंज इन क्वांटिटी का है डिवाइडेड बाय जितना परसेंट चेंज इन प्राइस में है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, हो गया, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला सब तुम अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला लर्न कर लो ना तो डेफिनेशन भी अपने आप लगना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी, नेचर ऑफ द गुड हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स हो गया, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। सो अदर इलास्टिसिटी में इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड आ गया, क्रॉस इलास्टिसिटी आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई आ गया। सो नेक्स्ट यूनिट तुम्हारा देखते हैं कंज्यूमर थ्योरी। सो यूनिट 2 है तुम्हारी कंज्यूमर थ्योरी। पहला टॉपिक है इसमें बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट लाइन भी बोलते हो तुम इसे। सो ये क्या होता है? इट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेस विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस, यानी कि ये एक ऐसा दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है थ्रू विच जो कंज्यूमर है वो गिवन प्राइसेस में और गिवन इनकम में क्या कर सकता है? खरीद सकता है। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? जो बजट कॉन्स्टेंट होता है रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को, कि मतलब वो कितने में, मतलब क्या उनका पावर है परचेसिंग, कितने में ले सकते हैं, कैसे है, और अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, तो ऐसे हो गया ना। सो इसमें इक्वेशन है तुम्हारी बजट लाइन इक्वेशन, है ना, दो गुड्स लेने पड़ते हैं इसमें। सो PX और PY हो गया इज इक्वल टू M, जहाँ पे PX हमारा प्राइस ऑफ गुड X है, PY प्राइस ऑफ गुड Y है, और M है तुम्हारे कंज्यूमर्स का इनकम। फॉर्मूला है ना, देख लेना तुम लोग अच्छे से। प्रॉपर्टीज क्या होती है बजट लाइन की? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, स्ट्रेट लाइन होता है, ट्रेड ऑफ शो करता है दो प्रोडक्ट्स गुड्स के बीच में। चेंजेस इन बजट लाइन, चेंज इन इनकम, यानी कि जब इंक्रीज होगा इनकम में तो पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीज होगा इनकम में तो पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। डिक्रीज तो इनवर्ड और इंक्रीज तो आउटवर्ड। और चेंज इन प्राइस, यानी कि जब प्राइस में एक्स का प्राइस है ना वो मतलब गिर रहा है तो बजट लाइन रोटेट करेगा आउटवर्ड की ओर एक्स एक्सिस पे, और जब प्राइस इंक्रीज होगा बढ़ेगा तो बजट लाइन रोटेट करेगा इनवर्ड के थ्रू ना, इंक्रीज होगा तो इनवर्ड और प्राइस गिरेगा तो आउटवर्ड, प्राइस ऑफ एक्स का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी हो गया है ना, यानी कि किसी चीज का कितना मतलब यूज है, कितना मतलब यूटिलाइजेशन करना है जिसका चीज का, मतलब प्रोडक्ट्स का, या फिर कितना मतलब कितना चाहिए वो, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया ना एक तरीके से, कि मतलब प्रोडक्ट से या फिर गुड्स से कितना यूज है उसका, उस बेसिस पे।
इट रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ गुड और सर्विस, यानी कि कितना कंजप्शन है उस गुड सर्विसेज, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या यूटिलिटी। ये सब्जेक्टिव होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। टाइप्स हो गया टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और बस इतने ही टाइप्स है। टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होता है फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंज्यूमर वन मोर गुड यूनिट ऑफ अ गुड, यानी कि एक मतलब एक यूनिट हो गया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का गुड का एक यूनिट हो गया, तो उससे जो ऑब्टेन हो रहा है ना, मतलब उससे जो ऑब्टेन हो रहा है गुड से, मतलब एक मोर यूनिट ऑफ गुड से जितना मतलब कंज्यूमर को जितना चाहिए है ना, जो गुड का यूनिट है उसे जितना सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, उस जितना मतलब उसे चाहिए उस बेसिस पे, तो वो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, MU। फॉर्मूला है तुम्हारा MU, यानी कि मार्जिनल यूनिट का है चेंज इन TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। लॉ देख लेते हैं इसका। As a consumer consumes more and more units of a good, the margin derived from each additional unit goes on diminishing. Other things constant रहती है, यानी कि जितना ज्यादा कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा उतना जो जो यूनिट है ना गुड या फिर प्रोडक्ट की, वो क्या होगा, डिमिनिशिंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाकी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अजम्पशंस देख लेते हैं। रेशनल कंज्यूमर यूनिट्स कंज्यूम कंटिन्यूअसली, नो चेंज इन टेस्ट, इज इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इनकम कांस्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है और एलोकेशन ऑफ द इनकम में हेल्प करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स। सो ये पैराडॉक्स अदाम स्मिथ ने दिया था, ये नाम वगैरह याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है नाम याद रखना। तो इसमें है वाटर एज द हाई टोटल यूटिलिटी बट लो मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या हो गया, लो प्राइस होगा। अगर वाटर की हाई टोटल यूटिलिटी है बट लो मार्जिनल यूटिलिटी है तो प्राइसेस होंगे लो। और डायमंड की टोटल यूटिलिटी लो है बट प्राइसेस, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, हाई है, तो प्राइस क्या होगा, हाई। सो बेसिस जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी पे, ना कि टोटल यूटिलिटी पे। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस टू इफेक्ट्स अदर, यानी कि जब जो सामान होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस बढ़ता है ना या फिर चेंज होता है, तो इफेक्ट्स आते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा तो इनकम इफेक्ट आएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होता है, जब रिलेटिव प्राइसेस में चेंज आता है या फिर कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड फॉर द एक्सपेंसिव वन, यानी कि महंगा प्रोडक्ट लेने के लिए सस्ते वाले प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं, उसे उसकी जगह क्या ले लेते हैं, महंगा वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई कंज्यूमर, तो इसकी वजह से क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि चेंज इन द रिलेटिव प्राइस के वजह से। ऑलवेज वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस चेंज, ऑलवेज नेगेटिव होता है प्राइस राइज के लिए। इनकम इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू द प्राइस चेंज, यानी कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से रियल इनकम में भी चेंज आ रहा है, तो उसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट होता है वो सपोर्ट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट वर्क्स करता है अपोजिट, ठीक है। गिवन गुड्स, इन रेयर केसेस इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि लीड करता है है ना, इसमें क्या शो करता है, अपवर्ड डिमांड का शो करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंज्यूमर चॉइस। सो ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है हाउ रेशनल कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन इनकम एंड प्राइसेस, यानी कि दिए गए इनकम या फिर प्राइसेस से कैसे सेटिस्फैक्शन लेवल वो अपना मैक्सिमाइज करता है, कौन, कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस, सो इसमें इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को डैट, जो कि क्या करते हैं, कंज्यूमर को एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। क्या देते हैं, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि देता है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन। अजम्पशंस इसके क्या है, कंज्यूमर रेशनल होता है, यानी कि लॉजिकल से मतलब बेसिस पे सोचता है। प्रेफरेंस आर कंप्लीट, उसके प्रेफरेंस होते हैं कि उसे क्या लेना क्या नहीं लेना। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसिटिविटी, तो ये सारे इसके लर्न कर लिया, ठीक है, ये सारे अजम्पशंस वगैरह है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन इंडिफरेंस कर्व्स में, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि इंटर क्रॉस वाली लाइन होती है ना, उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं।
हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, यानी कि हायर आईसी होगा, इन डिफरेंस कर्व्स होगा तो हायर सेटिस्फेक्शन को वो शो करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। It is the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another while maintaining same satisfaction. यानी कि एक कंज्यूमर है, वो एक यानी कि वो एक मतलब एक सामान को खरीदने के लिए मतलब को खरीदने के लिए दूसरे वाले को उसने छोड़ दिया, क्या मतलब किसी सामान को खरीदने के लिए उसने दूसरे सामान को छोड़ दिया, लेकिन सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन कर रहा है। यानी कि दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं, हाँ, और उसे दोनों पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन वो एक ले रहे यानी कि एक को इग्नोर करके दूसरा ले रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो, MRS। सो डिमिनिश करता है ड्यू टू द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। हाईएस्ट डिफरेंस कर्व टचेस बजट लाइन, क्यों? क्योंकि हाई जो डिफरेंस कर्व होता है वो बजट लाइन को टच कर देता है। और MRS होता है जो प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। तो ये सब तुमने देख लेना, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। सो जब प्राइस फॉल होता है तो क्या क्या होता है? बजट लाइन आउटवर्ड की तरफ रोटेट करती है, न्यू इक्विलिब्रियम अकर होता है, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। सो इसे यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, डिमांड का क्या आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो इसलिए जो डिमांड का होता है किससे डिराइव होता है? प्राइस कंजप्शन कर्व से। नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी कि किसी सामान का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वो प्रोड्यूस हो रहा है सामान, और क्या उसकी कीमत है, क्या कॉस्ट है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इनटू आउटपुट गुड्स एंड सर्विस, यानी कि इनपुट्स को आउटपुट में क्या करना? ट्रांसफर करना, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग करना इनपुट्स को आउटपुट में, यानी कि फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना। इनपुट्स में क्या क्या आता है? लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि किसी चीज को बनाने में कितना मतलब कितने लेबर लगे, क्या खर्चा लगा, क्या लैंड वगैरह लगा, क्या क्या चीजें लगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो आउटपुट होता है, यानी कि वो एक प्रोडक्ट या फिर गुड सर्विस बोल सकते हो वो होता है, तो आउटपुट में आता है वो। बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स, ठीक है। ए फर्म एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इससे मतलब प्रॉफिट। सो इसका मेन एम क्या होता है फर्म का? या प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, मैक्सिमाइज करने का। वेयर प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कितनी रेवेन्यू से उसको माइनस करते हैं कितना कॉस्ट है उससे, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस क्या होता है? MR इज इक्वल टू MC राइजिंग, और MC राइज होना चाहिए ना एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए, फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए। दिस कंडीशंस अप्लाई बोथ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोडक्शन प्रोसेस शोज हाउ इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट, कैसे इनपुट से कैसे कंबाइन करके कैसे आउटपुट बन रहा है और उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। फोकस करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में, कैसे एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ज्यादा नहीं यूज करना है क्योंकि लिमिटेड होते हैं। और चॉइस ऑफ ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन का चॉइस कैसे कर रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट शोज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है इनपुट और आउटपुट के बीच का। सो उस प्रोडक्शन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन। जनरल फॉर्म Q इज इक्वल टू F L कॉमा K, है ना, ब्रैकेट बन गई थी। अब जहाँ पे Q है तुम्हारा आउटपुट, L है लेबर, K है कैपिटल, ये सब देख लेना तुम। Law of variable proportions. When one factor is varied and other factors are kept constant, total output first increases at an increasing rate, then at a diminishing rate, and finally decrease. जब एक फैक्टर होता है वो वैरी करता है तो अदर फैक्टर्स क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एक फैक्टर पे ही वैरी कर रहे हो। तो जो टोटल आउटपुट है वो पहले तो इंक्रीज होंगे, है ना, इंक्रीजिंग रेट क्या होंगे? पहले इंक्रीज होंगे फिर बाद में डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब उनका रेट जो है वो गिर जाएगा, पहले इंक्रीज होता है फिर बाद में गिर जाएगा जो एक फैक्टर है, और बाकी के तो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ हो गया। 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गया, है ना, ये पॉइंट्स देख लेना, ज्यादा वीडियो लंबी ना होना तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में तुम्हें बता देती हूँ। सेकंड स्टेज हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स,
इसमें एमपी डिक्लाइन हो जाती है, इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ये भी। थर्ड स्टेज है नेगेटिव रिटर्न्स, इसमें नेगेटिव में नेगेटिव हो जाता है एमपी, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, हेल्प करता है फिल्म को डिसाइड करने के लिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, और शॉर्ट रन के बेसिस, कॉस्ट कर्व के बेसिस पे डिपेंड होता है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, फिल्म्स चूज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन, यानी कि टेक्नोलॉजी जो चूज होती है वो जो फिल्म्स करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी को चूज करता है किस बेसिस पे करता है, यानी कि जो कितनी कीमत है उसकी, है ना, कम होनी चाहिए, फैक्टर्स कितने अवेलेबल है, क्या एफिशिएंसी है, उस बेसिस पे टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है, कम प्राइसेस में मिल जाए, मतलब अवेलेबल हो जाए, और एफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इससे कांट क्या होता है, इससे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो प्रोड्यूस करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट को। इनकी जो लेबर और कैपिटल है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल, मतलब लेवल को आउट ऑफ, सॉरी, यानी कि जो लेबर और कैपिटल है उसका कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे आइसो कांट बोलते हैं, यानी कि आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, यानी कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेवल एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन होता है ये, यानी कि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इंटरसेक्ट नहीं होता। हायर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट करता है हायर आउटपुट को, ठीक है, क्या होता है, हायर आउटपुट को, यानी कि जो लेबर कैपिटल होते हैं वो आउटपुट, और जो आउटपुट देते हैं ना, तो उसे ही एसिक्वेंट बोलते हैं, यानी कि ये हाई होगा तो ये भी हाई होगा उस पे, है ना, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना ये। Marginal rate of technical substitution (MRTS). It is the rate at which labor can be substituted for a capital without changing output. यानी कि बिना आउटपुट को चेंज करे जो लेबर हो रहा है वो उसे सब्सिट्यूट कर दिया जा रहा है कैपिटल के लिए, ठीक है। सो MRTS डिमिनिश हो जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से। आइसोकोस्ट लाइन क्या होता है, सो ये शो करता है इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जिसका अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। इक्वेशन C इज इक्वल WL प्लस आर के, जहाँ पे तुम्हारा W है वेज रेट और R है रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम, इफ मिनिमाइजेस कॉस्ट व्हेन आइसोकॉन्ट क्या होता है, टेंजेंट होता है टू द आइसोकॉस्ट, MRTC इज इक्वल टू W बाय R, ये सब देख लेना, ठीक है। कॉस्ट में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आता है, शॉर्ट रन कब होगा, जब वन फैक्टर फिक्स होगा, यानी कि एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होगा, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट वन फैक्टर तो फिक्स है, तो शॉर्ट रन होगा, अगर ऑल है तो ऑल फैक्टर्स है तो लॉन्ग, अगर एक होगा कम से कम तो है शॉर्ट, अगर सारे हैं तो लॉन्ग, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एटलीस्ट एक है तो शॉर्ट रन, अगर सारे प्रेजेंट है ऑल फैक्टर्स, है ना, तो लॉन्ग रन हो जाएगा, और इसमें वेरिएबल रहते हैं, उसमें क्या था, फिक्स। इसके टाइप्स होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया जो कि कांस्टेंट रहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया आउटपुट के साथ वेरी करता है, टोटल कॉस्ट हो गया, TFC प्लस TVC, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, is equal average cost is equal to TC by Q, marginal cost is equal to change in TC by the change in Q, इसके बीच का रिलेशनशिप। जो MC होता है वो मिनिमम पॉइंट पे क्या करता है, AC को क्या कर देता है, कट कर देता है। ये सब तो बता ही दिया ना, लॉन्ग रन एवरेज, सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, ड्राइव करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द आउटपुट, यानी कि आउटपुट के बढ़ने की वजह से कॉस्ट में क्या आ रहा है, रिडक्शन आ जा रहा है, अब ज्यादा आउटपुट नुकसान ना हो इसके लिए वजह से प्राइजेस में कम कर दिया, तो इकोनॉमी मेंटेन करने के इक्विलिब्रियम को, तो इसमें हो गया, सो ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। टाइप्स है इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। डिसइकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन हो गया, वो इंक्रीज है, आउटपुट इंक्रीज है, फिर भी कॉस्ट बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ये हो गया डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। रीजंस मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम की वजह से और मैनेजर प्रॉब्लम्स की वजह से, मैनेजर से रिलेटेड, सो मैनेजरियल एफिशिएंसी, सॉरी इनएफिशिएंसी, ठीक, गलती से मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था,
सो बेसिकली मैनेजर की इनएफिशिएंट की वजह से, वो ढंग से काम नहीं करे तो उनके से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स की वजह से। ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है ना, और किसी भी जगह पे, हर जगह पे ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें सही तरीके से चले। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो रेवेन्यू है तुम्हारा, इसमें आता है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आता है, एवरेज आता है, मार्जिनल रेवेन्यू आता है, मिनिमाइजिंग लॉसेस। ये सब चीज़ें तुम देख लेना यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये सब तो एक्सप्लेन कर ही दिया था ना। शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम सप्लाई कर्व्स, ये तो बता दिया था। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट में क्या होता है? फ्रेम्स जो होता है एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं? एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है और बाकी प्राइस मिनिमम वो LRAC से इक्वल होते हैं, यानी कि प्राइस क्या होता है? मिनिमम लॉन्ग रन एडजस्टमेंट के इक्वल होता है। minimum LRAC price is equal to the minimum LRAC. So unit 4 है तुम्हारा perfect competition. इसका मतलब क्या होता है? It is a market structure in which a large number of buyers and sellers trade in a homogeneous product and no single firm can influence the market price. यानी कि जो firm होता है वो किसी भी market price को influence नहीं कर सकता, और ये एक structure बनाता है properly, जहाँ पे बहुत सारे buyers होते हैं और बहुत सारे traders होते हैं, sellers होते हैं, और वो क्या करते हैं? यानी कि एफिशिएंट वे में, यानी कि प्रॉपर वे में कंपटीशन, मतलब एक दूसरे को देते हैं। तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर, assumptions ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नो इंडिविजुअल बायर, यानी कि इसमें क्या होता है? नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन अफेक्ट प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल बायर हो या सेलर हो प्राइस पे अफेक्ट नहीं कर सकता। प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑल फर्म्स का आइडेंटिकल होता है, सेम ही होता है, ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्री एंट्री एग्जिट होता है फर्म्स का, ठीक है। एंट्री भी कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है बिना रेस्ट्रिक्शन के, है ना, बिना मना के। कभी भी इंडस्ट्री से लीव कर सकता है और एंटर भी कर सकता है। परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एंड सेलर्स हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस एंड क्वालिटी, यानी कि जो खरीदने वाला होता है, जो या फिर बेचने वाला होता है, उनके पास क्या होता है? फुल इंफॉर्मेशन होती है, और होनी भी चाहिए प्राइसेस और क्वालिटी की। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली बिटवीन द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो प्रोडक्शन का फैक्टर्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं फर्म्स और इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टैक्सेस नहीं होता, सब्सिडीज कंट्रोल्स नहीं होता, डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो डिमांड कर्व ऑफ द फर्म क्या होता है? परफेक्टली फेस करता है इलेक्ट्रिक डिमांड को। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। रिवेन्यू कर्व्स में AR इज इक्वल टू MR होता है, इज इक्वल टू प्राइस, बिकॉज क्या होता है? एडिशनल यूनिट होता है, वो सेम मार्केट प्राइस पे बिकता है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन द शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम कब होता है? जो MR इज इक्वल टू MC होता है, और MC जब बढ़ना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो। शॉर्ट रन में क्या होता है? प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। रिजल्ट्स क्या आते हैं? एबनॉर्मल अर्न करता है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विद नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? प्राइस AC के इक्वल होता है। नॉन प्रॉफिट फर्म्स अर्न करता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन, रिजल्ट्स ये आते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विद लॉस में क्या हो जाएगा? जो प्राइस है वो ग्रेटर है ABC से, और जो वो AC है वो क्या है? ये कम है प्राइस से, ठीक है। अब रिजल्ट होता है लॉस होता है, और है ना, प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहता है लॉस को कम करने के लिए। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? सो ये सब तुम सारी कंडीशनिंग होगा जितने भी है ना, उससे क्या रिजल्ट आएगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन, ये सब लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन द लॉन्ग रन। कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, फैक्टर्स जो होता है वेरिएबल होते हैं, एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं इंडस्ट्री को लॉन्ग रन। इसमें प्राइस होता है MR और MC के इक्वल, और मिनिमम AC के इक्वल भी रहेगा, तभी फॉलोड अप कर रहा होगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को। और इसमें से प्रॉफिट कमाता है जो फर्म्स होता है।
अगर प्रॉफिट नॉर्मल होगा तो न्यू फर्म्स आएगी और प्राइसेस गिर जाएगा, लॉस होगा तो एग्जिट हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि लॉस होता है तो प्राइस बढ़ जाती है, अगर फायदा हो रहा है तो प्राइस कम हो जाता है। सो ये लॉन्ग रन को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए चलता है, ठीक है। लॉन्ग रन में इंडस्ट्री को सप्लाई कर क्या होता है, सो ये शो करता है हाउ आउटपुट रिस्पॉन्ड्स टू प्राइस चेंजेस इन द लॉन्ग रन, यानी कैसे आउटपुट रिस्पॉन्ड करता है प्राइस चेंजेस पे, है ना, लॉन्ग रन सप्लाई कर के लिए। टाइप्स का होते हैं, कॉस्ट इंडस्ट्री होता है, कॉस्ट अनचेंज रहता है, चेंजेस नहीं होते। और इसमें कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रहता है लॉन्ग रन का कर्व जो होता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ते हैं आउटपुट के साथ, और स्लोप कैसा रहता है, अपवर्ड रहता है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, कॉस्ट गिरता है तो डाउनवर्ड की तरफ रहता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब है नेक्स्ट है वेलफेयर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन तब कंसीडर करा जाता है जब ये क्या होता, जब वो सोशली डिजायरेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छी खासी होती है, एफिशिएंट एलोकेशन होता है उसका, उसे अच्छे एफिशिएंट वे में यूज करा जा रहा होता है। एलोकेटिव एफिशिएंसी में आ जाता है जब प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। क्या होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है तब। सो मतलब है जो रिसोर्सेज एलोकेट हुई है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हुई है, और जो सोशल वेलफेयर है मैक्सिमम अचीव हुआ है। सो इसमें रिसोर्सेज के वेस्ट नहीं हुआ है और मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे जो फर्म्स वो प्रोड्यूस हुआ है। सो कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, कंज्यूमर का सरप्लस मैक्सिमम होता है लो प्राइसेस की वजह से और लार्ज आउटपुट की वजह से, यानी कि जो आउटपुट है वो ज्यादा है लेकिन प्राइसेस कम है, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम हो जाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि ये क्या करता है, शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है और लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, एफिशिएंसी इंकरेज करता है। फेयर प्राइसेस है, यानी कि इक्विटी प्राइसेस को मेंटेन करता है, इंश्योर करता है फेयर प्राइसेस को। इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, डेवलपमेंट में वो प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिमिटेशंस क्या रहती है, अनरियलिस्टिक या फिर अनरियल अजप्शंस होते हैं ना जो पॉसिबल नहीं होते, वैसे अजप्शंस लगा लिए जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, बहुत ही कम पाया जाता है रियल वर्ल्ड में, यानी कि रियलिस्टिक होता ही नहीं है। क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं है, रियलिस्टिक होता ही नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन को मेंटेन करता ही नहीं है। और नो इंसेंटिव फॉर द इनोवेशन, इसमें इनोवेशन वगैरह नहीं होता। सो तुम्हारे नोट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर बाय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसेस में है। और अगर मान लो आप उन्हें ना तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पॉज कर करके लर्न कर सकते हो और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना एक एक करके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो मैं ना इसमें तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो गया और वीडियो लंबी भी ना बने, तो मैं तुम्हें ना एक एक करके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, बाकी तुम है ना नोट्स वगैरह तो लर्न कर लोगे, बाकी जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करने चाहिए, तो तुम सॉल्व करके इससे प्रैक्टिस करना और सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लेना पहले, सारे फॉर्मूलाज हो गया, जितने भी कंडीशंस दी है ना, सो सारी चीजें पहले लर्न करना, एक पेज में लिख के देख लेना और है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से लर्न कर लेना, जितनी भी कंडीशनिंग थी वगैरह, और नोट्स वगैरह पढ़ लेना अच्छे से। फिर उसके बाद तुम ये सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके देखना, तो ये काफी है, इतना इनफ है, ठीक है। सो ये इसके बाद है ना तुम्हारे नंबर है ना अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एक करके क्वेश्चन दिखाती हूँ और आंसर्स भी दिखाऊंगी, तो तुम लोग ना इसे सॉल्व कर लेना, पॉज कर करके वीडियो को तुम सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। सो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस को। फिर ये कंडीशन कंसीडर करना है ना एप्पल्स का मार्केट, सपोज करना है इसके सप्लाई बढ़ गए हैं तो क्या होगा कंज्यूमर पे, सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, मैं आंसर तुम्हें दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम नोट्स में तो पढ़ा ही चुकी हूँ, तो तुम लोग ऐसे तो इसी वे में एक्सप्लेन करना, क्योंकि काफी अच्छा मतलब अच्छा मतलब वे में तुम्हें दे रखे हैं, इजी वे में दे रखे हैं, दे रखे हैं, और तुम इसे इजीली लर्न भी कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा।
अच्छे से तुम्हारे लिए तैयारी रहेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक-एक करके दिखा देती हूँ। सो ये तुम्हारा क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चंस हो गया, पीवाईक्यूज हो गए तुम्हारे ये सारे के सारे। इसे तुम खुद ही प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि तुम ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कुछ आएगा ही नहीं। और बाकी पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख के देखना, लर्न करना, ना नोट्स पढ़ना, ठीक है। ये सारे तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि तुम लोग नोट्स को अच्छे से लर्न भी कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। सारे प्रैक्टिस करके देखो इन क्वेश्चंस को, तुम्हारा अच्छे से पूरा फुल तैयारी हो जाएगा, तुम नंबर अच्छे ला सकोगे, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए होगा तो, या फिर ये पीवाईक्यूज पीडीएफ में चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो, तो परचेज कर सकते हो अगर चाहो तो। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू।